guys, welcome to my channel Let's Crack Judiciary। So आज हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 6, 7, 8 करेंगे। देखिए 6, 7, 8 लिमिटेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये डिसेबिलिटी के प्रोविजंस को बताते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी डिसेबल होना, लेकिन लॉ में डिसेबल का और लिमिटेशन में क्या मतलब है, तो वो है माइनर, इनसेन और इडियट। यानी कि माइनर है जो, यानी कि 18 से कम है, इडियट है और इनसेन है। इसे याद रखिए IMI, इमी से आप इन तीनों वर्ड्स को याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्रीलिम में क्वेश्चन आता है और 3 ये लिखकर 4th एक और कुछ भी इनसे मिलता जुलता कोई वर्ड लिख देते हैं, तो हम उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए इमी ध्यान रखिएगा, इनसेन, माइनर, इडियट, इस तरह से। उसके बाद ये कहाँ अप्लाई होता है? सूट्स में और ऑर्डर 21 यानी कि एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन में। ना ही ये अपील पे होगा और ना ही ये किसी और एप्लीकेशन पे होगा। यानी कि ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन को छोड़ के ये किसी पे अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद इसके 5 सबसेक्शन हैं, पांचों के पांचों आपको बाय हार्ट याद करने हैं। देखिए जब ये 3 डिसेबिलिटी होंगी एक पर्सन की, तब तक वो ना तो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है और ना ही ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन डाल सकता है। यानी कि सीज होने के बाद ये डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद ही आप जो शेड्यूल में 3rd कॉलम में टाइम पीरियड दिया गया है, उस डिसेबिलिटी के बाद वो टाइम पीरियड दिया गया है, उसी के दौरान आप सूट या फिर ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये है फर्स्ट में, ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 2 में बात की गई है 2 डिसेबिलिटी की। ये हो सकता है वो माइनर भी है और इनसेन भी है, या माइनर भी है और इडियट भी है। तो जब तक ये दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती, तब तक आप सूट और एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की नहीं डाल सकते। अब सबसेक्शन 3 ध्यान दीजिएगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सपोज आज आप डिसेबल हैं, उसके बाद वो डिसेबिलिटी चलती रही कई सालों तक और लास्ट में वो डेथ ही होगी। यानी कि जब डेथ हुई वो डिसेबिलिटी थी, उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं डेथ के बाद, वो टाइम वहां से रन होना चालू हो जाएगा और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसी टाइम के दौरान सूट और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये बात की गई है 3rd में। उसके बाद है 4th में। सपोज कीजिए जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी डिसेबल है, तो उसकी डिसेबिलिटी जब तक सीज नहीं होगी, और डिसेबिलिटी यही वाली होनी चाहिए, माइनर, इनसेन और इडियट की, तो जब तक ये सीज नहीं होती तो वहां पे भी टाइम रन नहीं होगा। उस पे का क्या अप्लाई होगा? 1 और 2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 5, सबसेक्शन 5, क्योंकि 3rd और 5th का मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस इन दोनों का क्या है। ध्यान दीजिएगा, अब डिसेबिलिटी थी लेकिन सीज हो गई, फिर ठीक होने के बाद डेथ हो गई, यानी कि वो टाइम पीरियड बचा हुआ था। 3rd में हमने क्या किया था? डिसेबिलिटी थी, यहीं पे डेथ हो गई थी, लेकिन डिसेबिलिटी थी, यहाँ पे डिसेबिलिटी सीज हुई, वो टाइम चालू हुआ और डेथ हो गई। तो ध्यान रखिएगा टाइम रन डेथ पे नहीं होगा जैसे 3rd में हुआ था। ये सीज होने पर पीपी स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पे जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो 3rd और 5th में आपको ध्यान देना है। 3rd में डिसेबिलिटी थी, एंड कहाँ पे हुई? डेथ पे, लेकिन यहाँ पे डिसेबिलिटी तो सीज हुई, लेकिन उसके बाद वो जिंदा रहा, फिर डेथ हुई। यानी कि सीज होने पर ही पीपी स्टार्ट, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड स्टार्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? इसके तहत माइनर किसे माना जाएगा? जो चाइल्ड वोम्ब में है उसको यहाँ पे माइनर माना जाएगा। यानी कि जो गर्भ में बच्चा है उसको इस सेक्शन के तहत माइनर माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद है सेक्शन 7, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। क्या कहता है देखिए, मैं एक बार सेक्शन रीड कर देती हूँ। जहां पे वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन्स ज्वाइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा यही रहेगा, सूट और एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की, ये यहाँ पे सेम रहेगा, यानी कि अपील और एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो सूट और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन करने का ज्वाइंटली आपको एंटाइटल्ड हो। उसके बाद लेकिन उनमें से एक, वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन ज्वाइंटली एंटाइटल्ड हैं, उनमें से एक किसी डिसेबिलिटी में है, यानी कि वो माइनर हो सकता है, इंसेन हो सकता है और इडियट है। सपोज वो माइनर है और बिना, यानी कि सपोज कीजिए ए और बी को डिसेबिलिटी है, सी को नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बंदा है, वो मेजर है, ना वो इंसेन है ना वो इडियट है। अब सी इनकी कंकरेंस के बिना, इनकी सहमति के बिना वो जो डिस्चार्ज है अपनी लायबिलिटी को कर सकता है, यानी कि वो सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकता है, एप्लीकेशन भी डाल सकता है बिना इन दोनों की सहमति कॉन्फ्रेंस की। तो टाइम तीनों के खिलाफ जो रन है, यानी कि जो शेड्यूल के हिसाब से टाइम दिया हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा, टाइम रन हो जाएगा। बट लेकिन जब नो डिस्चार्ज गिवन, टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट देम ऑल। अगर आप नहीं कर सकते, यानी कि सी नहीं कर सकता, ए और बी डिसेबल हैं, बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम। ठीक है, यानी कि ए और बी जब तक डिसेबल हैं, सी नहीं कर सकता। ऊपर क्या था, डिस्चार्ज वो दे सकता है, नीचे डिस्चार्ज नहीं कर सकता। तो वहां उस केस के अंदर जब तक वो डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती ए और बी की, या डिस्चार्ज उनके कॉन्करेंस के बिना दिया जा सकता है, उस केस के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। टाइम मतलब रन चालू हो जाएगा टाइम और आप इंस्टीट्यूट या एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन वन कहती है कि इसमें जो डिस्चार्ज आप दे रहे हैं किसी लाइबिलिटी से, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी को भी इंक्लूड करेगा। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहती है कि जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजर है, जो मैनेज करता है, सपोज करता है, वो सब कुछ मैनेज करता है, वहां पे वो डिस्चार्ज दे सकता है। इफ ही इज मैनेज, अगर वो प्रॉपर्टी जो उस हिंदू अनडिवाइडेड, HUF का यहाँ पे मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, अगर वो मैनेज कर रहा है उनकी JFP ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, तो उस केस में वो डिस्चार्ज दे सकता है। ये एक्सप्लेनेशन 2 में है, प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। और उसके बाद आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 आप 6 और 7 की एक्सेप्शन मान सकते हैं। इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट है प्रीएम्पशन और सेकंड पॉइंट है मोर देन 3 इयर्स। ये दो ही एक्सेप्शन, मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रीएम्पशन क्या होता है कि परचेज करने का गुड्स या शेयर बाय वन पर्सन बिफोर द अपॉर्चुनिटी इज ऑफर्ड टू अनदर पर्सन। दूसरे के पास से पहले आपके पास जो परचेज करने की पावर आई, राइट आया, उसे बोलते हैं प्रीएम्पशन। यहाँ इतना ही समझ लीजिए। तो ये इस तरह के जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन के जो सूट होंगे वो यहाँ पे नहीं होंगे, यानी कि 6-7 में कहा ना सूट, तो प्रीएम्पशन के सूट नहीं होंगे 6 और 7 में, इसमें ये कहा गया है। और देखिए सेक्शन 8 की सेकंड क्या कहती है एक्सेप्शन, कि जब भी डिसेबिलिटी सीज हुई या डेथ हो गई, यानी कि थर्ड वाला केस, तो 3 साल से ज्यादा का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ये क्या कह रहा है, आप एग्जाम्पल सोचिए कि ए है, वो सपोज इंसेन है। अब
जो उस सूट का टाइम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, पीपी है, वो है 12 साल। उस पर्सन को सपोज कीजिए 11 साल तक वो इंसेन रहा, उसके बाद उसे 12 साल का वो टाइम नहीं मिलेगा, उससे मैक्सिमम 3 इयर्स का टाइम मिलेगा। ये ध्यान रखने का है। बेसिक शेड्यूल में 12 साल लिखा हो, लेकिन वहां पे आपको 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। इसमें ये बात है, क्योंकि टाइम तो रन हुआ ही नहीं था, 11 साल हो गए, 12 साल का टाइम पीरियड था, तो टाइम तो रन तब होगा ना जब 11 पूरे होंगे। बचा क्या था, वैसे तो 1 साल और देना चाहिए था, लेकिन वहां पे टोटल ही 3 साल दिए जाएंगे, 12 नहीं मिलेंगे। तो ये एक्सेप्शन में है। Nothing in section 6 or in section 7 applies to suit to enforce rights of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected. The period of limitation for any suit or execution की application, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 8 में 6, 7, 8 मैंने इसलिए इकट्ठे करवाए हैं, ये कोरिलेट करते हैं। मैं 6 अलग करवा दूं, 7 नहीं समझ में आएगा। इन तीनों को हमने इकट्ठा ही करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सेक्शन लेंगे, और इनसे पहले के सेक्शन के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर लिमिटेशन की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।